नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए देखते हैं सुबह 7 बजे की खबरें। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गांधीनगर में पीठासीन अधिकारियों की बैठक संपन्न। बड़ी विधानसभाओं में 60 और छोटी विधानसभाओं में 30 दिन की बैठक को लेकर प्रस्ताव पारित। राज्यसभा के उपसभापति ने बढ़ते अवरोधों पर जताई चिंता। भारत और बहरीन के बीच कैदी हस्तांतरण को लेकर समझौता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आपसी रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर। भारत अरब लीग सहयोग मंच की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आज। नेपाल के नए संविधान में हुआ संशोधन। मधेसियों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश। आबादी के लिहाज से मिलेगा प्रतिनिधित्व। अमेरिका में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। 10 राज्यों में आपातकाल का ऐलान। अब तक 10 लोगों की मौत। और पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर से होगी खिताबी भिड़ंत। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया हिंगिस की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े राज अब जल्द ही बेपर्दा हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उनके जीवन से जुड़ी 100 फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ने के चलते कई साल तक इन्हें गोपनीय रखा गया था। राजनीतिक दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 119वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे के मुताबिक नेताजी के जीवन से जुड़ी 100 गोपनीय फाइलों को सार्वजनिक कर दिया। डिजिटल रूप में ये फाइलें अब आम जनता और रिसर्च के लिए उपलब्ध हैं। नेताजी के परिजनों ने इस पर खुशी जाहिर की है। There are a lot of very important documents and papers as well as letters. चिट्ठी भी है, तो ये तो पढ़ने होगा, देखने होगा और आई एम श्योर कुछ न कुछ हदिश मिल जाए। ये बहुत अच्छी बात है। ये आज की जो एनडीए सरकार आए है, ये पहला सरकार है जो सही इतिहास भारत के जनता के सामने ये लोग रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय अभिलेखागार जाकर इन फाइलों को देखा। इन्हें www.netajipapers.gov.in पर भी देखा जा सकता है। सरकार ने आजादी के इतिहास की जानकारी के लिहाज से इसे बड़ा कदम बताया। They told me that today is a historical day. They are all very happy. I said not only they, the entire country will be happy. And not only country, people living in Southeast Asian countries who are all aware of the contribution made by Subhash Chandra Bose, they will be more than happy. Personally, I have been saying open also earlier, even before becoming a minister or becoming a MP, that has been long cherished dream to have the full truth known to the people. So people of India has got every right to know what exactly happened to Subhash Chandra Bose. नेताजी की मौत से जुड़े राज को जाहिर करने की पहल का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ विभिन्न दलों ने स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव की तैयारी के लिए वो नेताजी के नाम का भी दुरुपयोग करने में नहीं चूक रहे हैं। मेरा मानना है कि जो महापुरुष हैं उनके जीवन की कुछ बातें गोपनीय भी होती, और वो गोपनीयता उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व के हिसाब से बनाए रखनी चाहिए। किसी प्रकाशन से उनके व्यक्तित्व पर चोट ना आए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी तक आधिकारिक रूप से यही कहा जाता है कि नेताजी की 18 अगस्त 1945 को ताइपेई में हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस मसले की जांच के लिए बनी जस्टिस M.K. मुखर्जी समिति हालांकि इससे सहमत नहीं थी, लेकिन फाइल से पता चलता है कि नेताजी की मौत के बाद कांग्रेस पार्टी 1964 तक उनकी पुत्री को सालाना 6,000 रुपए भेजती थी। नेताजी की फाइलों से गोपनीयता हटने के बाद इतिहास की गुत्थियां सुलझेंगी या उलझेंगी, यह तो बात की बात है, लेकिन इतना जरूर हुआ है कि इतिहास का अध्ययन करने वाले लोगों को नई सामग्रियां मिली हैं, जिसका उपयोग राष्ट्र की मजबूती के लिए किया जाना चाहिए, राजनीतिक टकराव को जन्म देने के लिए नहीं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। और अब खबर हैदराबाद से है।
हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या पर विरोध लगातार जारी है। रोहित की मां ने इसे आत्महत्या की बजाय हत्या करार दिया है और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने विश्वविद्यालय का दौरा किया। कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री को दुख जताने के बजाय इस मामले में दखल देकर रोहित को न्याय दिलाना चाहिए। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी के दलित छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले पर विरोध बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इस मामले पर दुख जताने के बाद शनिवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने भी यूनिवर्सिटी का दौरा किया। फैक्ट फाइंडिंग्स कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है और उसमें थोड़ी कमी निश्चित रूप से थी, ऐसा कहा गया है। तो उसके आधार पर आगे इंक्वायरी के लिए कमीशन बना है। कमीशन अपना काम करेगा, 3 महीना में उनको रिपोर्ट देना है। उसके बाद जो भी स्टेप लेना होगा मंत्रालय लेगा, बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। लेकिन इस बीच रोहित के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोहित वेमुला के मामले में सरकार से इंसाफ की मांग की है। रोहित की मां ने आत्महत्या के पीछे साजिश की भी आशंका जाहिर की है। వాడి చావు కారణం ఏంటి? మీరు చంపారా లేకపోతే పిల్లోడు చచ్చిపోయాడా? తప్పకుండా శిక్ష పడాలి, వాళ్ళు ఇప్పుడు అరెస్ట్ అవ్వాలి। हालांकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के दुख जताए जाने को नाकाफी बताते हुए इस मामले में उनके सीधे दखल की मांग की है। Beyond words, I would request the Prime Minister to act, because the nation has seen a lot of injustice being done to students, whether it was in Chennai, Pune, or now in Hyderabad. रोहित वेमुला की मौत के मामले ने अब काफी तूल पकड़ लिया है। मुरादाबाद में रोहित को न्याय दिलाने का यह तरीका इसी की बनगी है। देश के कई और राज्यों में भी छात्र संगठनों के साथ राजनीतिक दलों ने इस मामले पर आवाज उठाई है। विपक्ष इस मामले में केंद्रीय मंत्रियों के साथ विश्वविद्यालय के वीसी के इस्तीफे की मांग पर कायम है। रोहित ने बीते रविवार को हॉस्टल में खुदकुशी कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात के गांधीनगर में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के आखिरी दिन संसद और विधानसभाओं की अधिकतम बैठकों पर जोर दिया गया। सम्मेलन ने प्रस्ताव पारित करके बड़ी विधानसभाओं में कम से कम 60 और छोटी विधानसभाओं में 30 दिन की बैठकें सुनिश्चित करने की बात कही। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन ने बढ़ते अवरोधों पर चिंता जताते हुए कई अहम सुझाव दिए। एकता की भावना को गांधीनगर में पीठासीन अधिकारियों की बैठकों में व्यापक चर्चा के बाद अवरोधों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास पर जोर दिया गया। इस बात पर खासा ध्यान दिया गया कि सदन में बैठकें ज्यादा से ज्यादा हों ताकि तमाम मसलों का सार्थक निदान हो सके। बैठक में संसदीय समितियों को और मजबूत बनाने और सूचनाओं से जनप्रतिनिधियों को लैस करने पर भी बल दिया गया। लोकसभा हो या विधानसभा में, और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, एक विषय ये था और दूसरा था कि रेगुलर अटेंडेंस, अच्छा अटेंडेंस, और उसके लिए एक मिनिमम सिटिंग्स, कैसी लोकसभा हो या विधानसभा की हो, वो मिनिमम 60 सिटिंग्स तो कम से कम कैसी हो। सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर विधायी निकायों की छवि को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करने की बात कही गई। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चुनौतियों का समाधान तलाशने की बात कही। एक अच्छा डिस्कशन हो लोकसभा हो या विधानसभा में, और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, एक विषय ये था और दूसरा था कि रेगुलर अटेंडेंस, अच्छा अटेंडेंस, और उसके लिए एक मिनिमम सिटिंग्स, कैसी लोकसभा हो या विधानसभा की हो, वो मिनिमम 60 सिटिंग्स तो कम से कम कैसी हो। सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति पीजे कुरियन समेत 29 विधानसभा अध्यक्ष और 26 उपाध्यक्षों ने भाग लिया। समापन सत्र में गुजरात के राज्यपाल ओपी कोहली ने पीठासीन अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारी को बेहद अहम माना। कितनी ही असहमति और मतभेद क्यों न हो, चर्चा जारी रहनी चाहिए और सदन चलता रहना चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र का यही तकाजा है। सम्मेलन में दोनों दिन कई अहम सवालों पर मंथन हुआ। नए सदस्यों के प्रशिक्षण पर जोर देने के साथ पीठासीन अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा करने की बात कही। चर्चा में संसदीय समितियों को मजबूत बनाने के साथ पारित प्रस्तावों के अनुपालन पर भी जोर दिया गया। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, गांधीनगर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों की दुर्दशा के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
उन्होंने कल बुंदेलखंड के महोबा में सूखा पीड़ित किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्या को संसद में उठाने का वादा किया। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुंदेलखंड का दौरा करके किसानों की दयनीय हालत देखनी चाहिए। बुंदेलखंड में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की किसान पदयात्रा महोबा जिले के सूपा गांव से शुरू हुई। करीब 7 किलोमीटर की यात्रा में उन्होंने महिलाओं और किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। बाद में एक रैली में राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री जी, बुंदेलखंड भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। ये जो सूखे खेत हैं, ये भी हिंदुस्तान के एक हिस्सा है। आप यहाँ आइए, अपनी आंखों से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, और थोड़ी सी मदद आप बुंदेलखंड की भी कर दीजिए। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से होने वाले फायदे का एक हिस्सा बुंदेलखंड पर भी खर्च होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार यूपीए की नीतियों को लागू करती तो इस इलाके से विस्थापन नहीं होता। जो मैं यहाँ कह रहा हूँ बुंदेलखंड के किसान के बारे में, बाकी हिंदुस्तान के किसान के बारे में, मैं लोकसभा के अंदर पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा कि हिंदुस्तान के किसान के साथ, हिंदुस्तान के मजदूर के साथ किस प्रकार से ये सरकार बर्ताव कर रही है। बुंदेलखंड के 13 जिलों की आबादी करीब 2 करोड़ है। ये देश के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। यहाँ पिछले 3 साल से लगातार सूखा पड़ा है। सिंचाई की पक्की व्यवस्था नहीं होने की सबसे ज्यादा मार किसानों पर पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल के आबकारी मंत्री के बाबू ने मुख्यमंत्री ओमन चांडी को कल इस्तीफा सौंप दिया। ये बाबू पर 50 लाख रुपए की रिश्वतखोरी का आरोप था। इस मामले में विसल ब्लोअर बीजू रमेश की शिकायत के बाद त्रिसूर की सतर्कता अदालत ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश सुनाया था। बीजू रमेश ने आरोप लगाया कि बार के परमिट के लिए उन्होंने के बाबू को 50 लाख रुपए की रिश्वत दी। कोच्चि में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की। जेडीयू विधायक सरफराज आलम को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। उन पर एक दंपति ने डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 17 जनवरी को बदसलूकी का आरोप लगाया था। इस आरोप के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया था। सरफराज आलम पर छेड़खानी के अलावा बिना टिकट यात्रा करने का भी आरोप है। पहले से ही हम लोगों का स्टैंड रहा और इसी के ऊपर पार्टी चलती रही, और सरफराज आलम जी के ऊपर भी एक्शन होगा और उनको सस्पेंड किया जाएगा। ये फैसला हुआ, ये फैसला लिया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में कि सरफराज जी को सस्पेंड किया जाएगा उनके आचरण के चलते, उनके व्यवहार के चलते। जम्मू कश्मीर से हरकतुल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुआ है। उधर महाराष्ट्र से कल 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सोपोर से आतंकी संगठन के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि ये लोग गणतंत्र दिवस के दौरान हमले की साजिश रच रहे थे। आज सोपोर पुलिस ने और हमारी जो आरआर यूनिट्स है यहाँ पे जो 52 आरआर, जब कल उन्होंने जैसे ही हमारा जो जनरल अलर्ट है वो चल रहा था, तो जो पुलिस को एक टिप ऑफ मिला, तो जब हमने जो इसके ऊपर कार्रवाई की तो इसमें इस जो मिलिटेंट है इसको पकड़ा है, इसके कुछ साथियों को भी पकड़ा है। उधर शनिवार को मुंबई और औरंगाबाद से 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। इन पर आईएस के प्रति हमदर्दी रखने का आरोप है। पुलिस ने इन्हें पूछताछ के लिए एनआईए को सौंप दिया है। वहीं शुक्रवार को गिरफ्तार 13 संदिग्धों को पूछताछ के लिए दिल्ली लाया गया है। ट्रांजिट वारंट पे जो है दिल्ली लेके गए। कोर्ट ये डायरेक्शन दिया कि जो है विदिन 3 डेज जो है उनको जो है पटियाला हाउस कोर्ट न्यू दिल्ली एनआईए स्पेशल कोर्ट में प्रोड्यूस करने का जो है डायरेक्शन दिया। एनआईए के मुताबिक संदिग्धों के पास से विस्फोटक बरामद हुआ है। संदिग्धों के विदेशी आतंकी संगठनों से संबंध की आशंका भी पुलिस जता रही है। पीटीआई के मुताबिक ये लोग जनूद उल खलीफा हिंद समूह के सदस्य हैं और इनकी विचारधारा आईएस से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुंबई का किंग कौन? टीकू मात्रे। हमारी जिंदगी का एक के मकसद बदला। करारा जवाब
अभिनय मैं अपने लिए करता हूँ। सफलता या असफलता ये अभिनय की यात्रा के बहुत बड़े हिस्से हैं। ना मैं सफलता को सर पे चढ़ाता हूँ, ना मैं असफलता से घर पे बैठ जाता हूँ। हटाइए इस शैतान को अपने अंदर से, इस समाज से, नहीं तो पवित्र जगह नरक हो जाएगा और ये बच्चों यादव जैसा लीडर बार बार पैदा होगा और हमारे जैसा। जिस तरह का अभिनेता मैं बना हूँ, इसी की कोशिश हमेशा से रही है और यही यात्रा आगे तक रहेगी। नमस्कार, मैं हूँ मनोज वाजपेयी। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। इस बार गणतंत्र दिवस परेड ज्यादा रोमांचक होगी। टैंक, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और रंग बिरंगी झांकियों के साथ सेना का जाबाज डॉग स्क्वाड भी परेड में हिस्सा लेगा। परेड की अवधि को भी घटाकर लगभग 1 घंटा कर दिया गया है। शनिवार को गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इसे देखकर पता चलता है कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड को लोग सालों तक भूल नहीं पाएंगे। 27 साल बाद सेना का डॉग स्क्वाड भी राजपथ पर जवानों के साथ कदमताल करता दिखेगा। इस बारी 26 जनवरी परेड में कॉन्शियस डिसीजन लिया गया है कि थोड़ा परेड का टाइम रिड्यूस किया जाए। तो हमारी जैसे आर्मी कंटिजेंट पहले 8 होती थी, इस बारी 6 हुई हैं। इसी प्रकार से मेरे ख्याल से बाकियों की भी थोड़ी थोड़ी कट की गई हैं और 90 मिनट्स का ओवरऑल टाइम है कंटिजेंट का। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद इस बार समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस की 35वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का दस्ता भी परेड में हिस्सा लेगा। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में कोई विदेशी सैन्य दस्ता शिरकत करेगा। इसे नई परंपरा की शुरुआत माना जा रहा है। The Grand Army Infantry Band is composed of 48 musicians marching on the parade and the 35th Infantry Regiment of 75 infantrymen marching on the parade day. इस बार पूर्व सैनिकों का दस्ता राजपथ पर कदम ताल नहीं करेगा। इसकी जगह उनकी झांकी परेड में होगी और इसमें तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिक शामिल होंगे। अभी तक सिर्फ थल सेना के पूर्व जवान ही परेड में हिस्सा लेते रहे हैं। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे और 3 दिनों की अपनी भारत यात्रा की शुरुआत वो चंडीगढ़ से करेंगे। उनकी यात्रा के दौरान परमाणु ऊर्जा और रक्षा सहयोग से जुड़े समझौते होने की उम्मीद की जा रही है। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी संयुक्त रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद रविवार को पेरिस से सीधे चंडीगढ़ पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां उनकी अगवानी को मौजूद रहेंगे। चंडीगढ़ में फ्रेंच वास्तुकार की ओर से बनाए गए रॉक गार्डन का दौरा करने के बाद वो दोनों देशों के व्यवसायियों के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। Our bilateral relationship with France is very comprehensive. It covers a number of sectors such as defense, civil nuclear cooperation, railways, smart cities, science and research, space and culture. In all these areas, we expect some forward progress during the French president's visit. सोमवार यानी 25 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के बीच दिल्ली में शिखर वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन को रोकने के संयुक्त प्रयासों पर भी चर्चा की जाएगी। It would be worth highlighting that cooperation between France and India on matters related to counter-terrorism has acquired a very significant dimension. Both India and France are victims of terrorism, and we can expect a lot of discussions on this particular issue. France is also a green superpower. गणतंत्र दिवस पर ओलांद भारत के मुख्य अतिथि होंगे और ये 5वीं बार है जब फ्रांस के राष्ट्रपति को ये सम्मान दिया जा रहा है। पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में फ्रांस के सैनिक भी हिस्सा लेंगे। अभी तक विदेश की किसी भी सेना ने भारत की परेड में हिस्सा नहीं लिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का भी उद्घाटन करेंगे। 26 जनवरी की शाम ओलांद स्वदेश रवाना हो जाएंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। 46वें विश्व आर्थिक सम्मेलन का शनिवार को समापन हो गया। समापन से पहले सम्मेलन के आखिरी सत्र में दुनिया की आर्थिक चुनौतियों पर चर्चा हुई। इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि भारत में व्यापार के लिए बेहतर वातावरण बनाने का काम जारी है। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में 4 दिन तक दुनिया भर से आए करीब 2500 प्रतिनिधियों ने विश्व की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों पर चर्चा की। सम्मेलन के आखिरी दिन दुनिया की अर्थव्यवस्था और चीन छाए रहे। वैश्विक मंदी पर चर्चा हुई और कई प्रतिनिधियों ने इसके लिए चीन को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चीन से अपनी मौद्रिक नीति में पारदर्शिता लाने को कहा। What is necessary for markets is clarity, certainty,
one message, and on that front, clarifying precisely how the exchange rate mechanism works and against which basket of currencies as opposed to the dollar, which is always the reference. इस मौके पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि तमाम परेशानियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था संतोषजनक है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत के सामने गरीबी से निपटने की चुनौती है, लेकिन हमारे यहाँ व्यापार के लिए बेहतर माहौल बनाने का काम जारी है। We still have a very large section of population living in poverty, and therefore we need a high growth rate sustained over a long period of time. It's only then that we can get this segment out of poverty. Now, fortunately, in the last 13-14 years, we've had reasonable levels of growth rate, barring 2 years. इससे पहले चीन के उपराष्ट्रपति ली युआनचाओ ने कहा कि चीन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए दुनिया के बाकी देशों के साथ मिलकर काम करेगा। सम्मेलन के आखिरी दिन शरणार्थी संकट पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ब्रिटेन से यूरोप में बने रहने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शनिवार को बहरीन की राजधानी मनामा में अपने समकक्ष से मुलाकात कर आतंकवाद समेत कई अहम मसलों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कैदी हस्तांतरण को लेकर एक समझौते पर भी दस्तखत हुए। विदेश मंत्री भारत अरब लीग सहयोग मंच की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भी आज हिस्सा लेंगी। बहरीन की 2 दिवसीय यात्रा पर मनामा पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शुक्रवार को अपने समकक्ष खालिद बिन अहमद अल खलीफा के साथ मुलाकात कर कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने सजा पाने वाले लोगों के हस्तांतरण को लेकर एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया। समझौते के मुताबिक अगर एक बार व्यक्ति को दूसरे देश में सजा सुना दी गई तो वो अपने मूल देश में सजा काट सकता है। This was in keeping with the very close bilateral relations that India and Bahrain enjoy. An agreement on the transfer of sentenced prisoners was also signed during this interaction today. सुषमा स्वराज ने बहरीनी समकक्ष खालिद के साथ छोटा भारत कहे जाने वाले क्षेत्र का दौरा किया। सुषमा की यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि इस दौरान पहली बार भारत के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने अंतर्राष्ट्रीय एयर शो में हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय एयर शो का आयोजन बहरीन की राजधानी मनामा में किया गया। तेजस 1 सीट वाला एक जेट इंजन विमान है जिसे DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नेपाल की संसद ने देश के नए संविधान में 2 संशोधन करने के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दिया है। इससे मधेसियों और सरकार के बीच जारी गतिरोध दूर करने में मदद मिलेगी। संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 42, 84 और 286 में बदलाव किया गया है। संशोधन के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व और आबादी के लिहाज से सीट आवंटन की मधेसियों की मांग को पूरा करने की कोशिश की गई है। संशोधन से अब नेपाल की संसद में दक्षिणी मैदानी इलाकों के 20 जिलों के लिए सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। मधेसी राजनीति में आबादी के लिहाज से भागीदारी की मांग को लेकर बीते कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि मधेसी समुदाय के कुछ मंत्रियों ने संशोधनों को नाकाफी बताया है। बिल में खामियां बताते हुए ये मंत्री सदन से बाहर चले गए। दिसंबर में नेपाल सरकार ने मधेसियों के सामने 3 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें नागरिकता संबंधी संशोधन में बदलाव की बात कही गई थी। इसके बाद सरकार ने नए संविधान में संशोधन करने का फैसला किया था। बीते कुछ महीनों से चल रहे मधेसियों के आंदोलन में अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने कहा है कि आईएस के खिलाफ जमीनी सैनिक कार्रवाई का विकल्प खुला है। दावोस में विश्व आर्थिक सम्मेलन के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर आईएस के खिलाफ इराक में दोबारा सैनिक भेजे जा सकते हैं। बाइडेन ने कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ तुर्की के सैनिक अभियान का भी समर्थन किया। We do agree with you, Mr. Prime Minister, that in terms of their actions, Daesh and PKK and al-Nusra, there's no substance to this. They're terrorist groups. They're simply terrorist groups. And here in Turkey, they threaten and do harm and are of severe consequence to the interests of the people of Turkey. And we do recognize that. अमेरिका में आए बर्फीले तूफान ने राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत देश के पूर्वी हिस्सों में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई जगह 2.5 फीट तक बर्फ जमी है। यहाँ करीब 8 करोड़ लोग अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। अभी तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1.25 लाख घरों से
बिजली गायब है। हालात से निपटने के लिए 10 राज्यों में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी है और लोगों से घरों में रहने को ही कहा गया है। तूफान के चलते बस सेवाएं बंद हैं, 8000 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ी हैं। कई जगह खाने पीने के सामान की किल्लत हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बर्फीला तूफान अगले कई घंटों तक जारी रह सकता है। बात खेलों की। भारत की पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में सिंधु ने दक्षिण कोरिया की टॉप सीड खिलाड़ी सुंग जी ह्यून को 21-19, 12-21, 21-10 से हराया। अब अपना 5वां ग्रैंड प्री टूर्नामेंट जीतने के लिए सिंधु को फाइनल में स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर को हराना होगा। सिंधु 2013 में मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीत चुकी है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत की किदाम्बी श्रीकांत को हार का सामना करना पड़ा। श्रीकांत को मलेशिया के इस्कंदर जुल्खनैन जैनुद्दीन ने 27-25, 21-15 से हराया। फाइनल में मलेशिया खिलाड़ी का सामना ली चोंग वेई से होगा। वहीं टेनिस में भारत की सानिया मिर्जा का ऑस्ट्रेलियन ओपन में शानदार प्रदर्शन जारी है। कल सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में दोहरी जीत हासिल की। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन महिला डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। महिला डबल्स के दूसरे दौर के मैच में सानिया हिंगिस की जोड़ी ने यूक्रेन की किचनोक बहनों को हराया। सानिया हिंगिस की जोड़ी ने यह मुकाबला सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से जीत लिया। सानिया और मार्टिना का अगला मुकाबला रूस की स्वेतलाना कुज़नेत्सोवा और इटली की रॉबर्टा विंसी से होगा। इसके बाद मिक्स डबल्स के पहले दौर के मुकाबलों में सानिया और क्रोएशिया के उनके जोड़ीदार इवान डोडिग की शीर्ष वरीयता जोड़ी ने अजला टोमालानोविच और निक किर्गियोस की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 7-5, 6-1 से हराया। अगले दौर में सानिया और डोडिग का सामना कजाकिस्तान की श्वेदोवा और पाकिस्तान के इसाम उल हक कुरैशी से होगा। आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित भीमसेन जोशी की पुण्यतिथि है। किराना घराने की परंपरा के संवाहक रहे पंडित जी ख्याल गायकी को एक अलग मुकाम पर लेकर गए। राग भैरव और भीम पलासी में उनके बंदिशें सुनकर दर्शक भाव विभोर हो जाते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये आवाज सुनते ही हमारे सामने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस महान साधक की छवि सामने आती है जिसे हम पंडित भीमसेन जोशी के नाम से जानते हैं। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के। किराना घराने के इस गायक का जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गडक में हुआ था। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले पंडित जी ने ग्वालियर के उस्ताद हाफिज अली खान से संगीत की बारीकियां सीखी। रघुवर तुमको मेरी लाज। 19 साल की उम्र में उन्होंने मंच पर अपनी पहली। और आइए अब आखिर में एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गांधीनगर में पीठासीन अधिकारियों की बैठक संपन्न। बड़ी विधानसभाओं में 60 और छोटी विधानसभाओं में 30 दिन की बैठक को लेकर प्रस्ताव पारित। राज्यसभा के उपसभापति ने बढ़ते अवरोधों पर जताई चिंता। भारत और बहरीन के बीच कैदी हस्तांतरण को लेकर समझौता। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आपसी रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर। भारत अरब लीग सहयोग मंच की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आज। नेपाल के नए संविधान में हुआ संशोधन। मधेसियों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश। आबादी के लिहाज से मिलेगा प्रतिनिधित्व। अमेरिका में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त। 10 राज्यों में आपातकाल का ऐलान। अब तक 10 लोगों की मौत। पीवी सिंधु मलेशिया मास्टर्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में स्कॉटलैंड की क्रिस्टी गिलमोर से होगी खिताबी भिड़ंत। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सानिया हिंगिस की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं खास कार्यक्रम तरकश। नमस्कार।